हेलो बच्चों, ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा केमिकल इक्वेशन। उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में उसे समझाया है। आपको कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने किस तरह केमिकल रिएक्शन को, किस तरह केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है उसके बारे में हमने बात की। आई होप वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया वो था हमारा कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में दे सकते हैं और कौन कौन सी ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की तो केमिकल रिएक्शन से मतलब क्या होता है। देखिए, इसे आप केमिकल रिएक्शन कहें या इसे अच्छे बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं इसे केमिकल चेंज नाम देता हूं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो असल में है क्या, वो एक तरह का केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो है मैंने बहुत स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको डिटेल में बताया था। केमिकल चेंज क्या होता है हमारा, केमिकल चेंज से मतलब है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे केमिकल बॉन्ड। क्या, केमिकल बॉन्ड। तो बात आ जाती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, वो असल में चेंज है केमिकल बॉन्ड्स का या केमिकल बॉन्ड्स के बीच। ठीक है, अब इसे एक बेहतर एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझेंगे। हम किस तरह डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को। मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं C+O2, यहां से हम बनाते हैं CO2। यहां पर क्या है, C है और O2 है, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो एटम्स के बीच ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है, ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड। और यहां से बनता है CO2 जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, जहां पर हमें ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड तो देखने को मिलता है लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स के बीच ना होकर वो इस बार प्रेजेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन को। देखिए, केमिकल रिएक्शन हमारा एक केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज से मतलब चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब होता है हमारा केमिकल बॉन्ड। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे दैट अ केमिकल रिएक्शन इज सिंपली व्हाट, चेंज इन केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स में क्या हो रहा है, चेंज। या और बेहतर ढंग से किस तरह कहेंगे, हम कह सकते हैं दैट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। यानी क्या होगा, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान पुराने केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और नए केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। और जब नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं, दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। वापस समझिए, क्या कहेंगे हम, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और न्यू केमिकल बॉन्ड का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझिए। एग्जांपल लिया है मैंने C+O2, जहां से मैं फॉर्मेशन कर रहा हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। O2 मॉलिक्यूल जो है उसके बीच दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है। और जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो प्रोडक्ट में ये बॉन्ड जो है, ये O डबल बॉन्ड O जो है ये हमें देखने को नहीं मिलता, हमें C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है। यानी क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड था ये ब्रेक कर गया, यानी ओल्ड केमिकल बॉन्ड का क्या हो गया, ब्रेकेज हो गया। और न्यू केमिकल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये ड्यूअल कोवलेंट बॉन्ड का क्या हो गया है, फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। और न्यू केमिकल बॉन्ड का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो CO2 जो है ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू किसके, O2 और C के। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब सवाल ये आता है कि केमिकल रिएक्शन हमें समझ में आ गई,
पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का बनना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना। तो क्या और चीज़ें भी कन्वर्ट होती हैं? और चीज़ों से मतलब क्या जब हम एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं, एक केमिकल चेंज कराते हैं, तो क्या केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, यानी क्या बॉन्ड ही चेंज होता है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई ना कोई केमिकल चेंज कराएंगे तो डेफिनेटली केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन जो है उसमें हमें फिजिकल चेंज भी देखने को मिलेगा। फिजिकल चेंज किस तरह से? देखिए, कार्बन जो है या हम कहें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कैसी होती है? और ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो क्या ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट और CO2 का मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है? नहीं, दोनों का अलग अलग होता है। दोनों की फिजिकल स्टेट हालांकि गैस होती है, लेकिन दोनों का जो पार्टिकल साइज है वो अलग अलग होता है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी जो ऑर्डर है O2 और CO2 की, दोनों ही ऑर्डरलेस हैं। हालांकि CO2 की जगह अगर हम किसी और गैस की बात करते हैं तो वो ऑर्डर कई गैसों में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कलर की बात करें तो O2 CO2 के कलर में हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिला के हम कहें मोटा मोटा तो फिजिकल चेंज जो है वो हमें हमेशा देखने को मिलता है किसी भी केमिकल चेंज के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारी सबसे पहली रिएक्शन आती है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहां पर कुछ चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड होंगी। कैसे? देखिए, इसका हम एक फॉर्मेट लेते हैं। मान के चलिए मेरे पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड A है, एक कंपाउंड B है। A का मॉलिक्यूल या A का पार्टिकल इस तरह का है और B का पार्टिकल कुछ इस तरह का। इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराता हूं और यहां से मुझे प्रोडक्ट की फॉर्म में AB देखने को मिलता है, यानी A और B के बीच किसी तरह के कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है? इन दोनों के बीच क्या है? एक केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो इनका मॉलिक्यूल है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह का जो चेंज है, जहाँ पर क्या हो रहा है, दो इंडिविजुअल कंपाउंड या दो इंडिविजुअल पार्टिकल या दो इंडिविजुअल एलिमेंट मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन कहेंगे। यानी सिंपली क्या हुआ, A और B मॉलिक्यूल जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। जुड़े कैसे हैं? केमिकली, यानी एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। ऐसी रिएक्शन क्या होगी? एडिशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं। देखिए, इसका एग्जांपल जैसे अभी मैंने रिएक्शन ली थी C+O2, यहां से हमने बनाया CO2। तो ये कैसा है? ये हमारी एक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए और यहां से CO2 का फॉर्मेशन हो गया। जुड़े कैसे हैं ये मैटर करेगा। तो ये एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं Cu+O, कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, कॉपर ऑक्साइड CuO का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या हुआ, कॉपर और ऑक्सीजन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और जुड़े कैसे हैं? केमिकली, एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसी तरह हम और बात करें, मैं लेता हूं 2Na+Cl2, यहां से बनाता हूं 2NaCl। तो ये जो चेंज है ये भी क्या है? ये भी एक केमिकल चेंज है। और कैसा? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब A और B दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए और हमें प्रोडक्ट में केवल एक ही प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, या एक ही तरह का प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे। ये हमारी पहली टाइप की रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की। पहली हो गई एडिशन, दूसरी रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपसे पूछी जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा दो तरह की होती है। एक जिसे हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम इस तरह समझेंगे, मान के चलिए मेरे पास एक कंपाउंड है AB और इस कंपाउंड में मैंने रिएक्शन कराई किसकी, C की। तो ये C क्या कर रहा है, इस कंपाउंड A और AB जिसमें दो तरह के एटम्स हैं, एक A और एक B, जो किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को या तो A को या B को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, यानी उसकी जगह खुद आकर जुड़ जाए। जैसे यहाँ से मान लो मैंने B को रिप्लेस कराया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AC प्लस B। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी जहाँ पर कोई एक एटम या कोई एक एलिमेंट जो है किसी कंपाउंड से उसके किसी एक एलिमेंट को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे और उसकी जगह खुद आकर जुड़ जाए, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद जुड़ चुका है। कैसे, केमिकल बॉन्ड के थ्रू, बाय अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये डिस्प्लेसमेंट का भी है। ठीक है, अब हम बात करें कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, हम बात करेंगे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट का या किसी एक ही प्रकार के एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी तरह के एटमों का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था XY प्लस रिएक्शन कराई Z की, यहाँ से क्या कर रहा है, ये Z जो है ये Y को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ से बनेगा XZ प्लस Y। तो Z ने क्या किया, एक ही तरह का जो एटम है Y उसे कर दिया रिप्लेस। तो ये इस तरह की जो रिएक्शन होंगी ये होगी हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। मैं रिएक्शन कराता हूँ CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जिंक मेटल की, किसकी, जिंक मेटल की। तो जिंक मेटल क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और यहाँ से जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया और कॉपर की जगह कौन आके लग गया, जिंक। तो जिंक ने क्या किया, इसमें से कॉपर को रिप्लेस कर दिया, खुद आकर जुड़ गया। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका कई बार एग्जांपल आता है, कई बार पूछा जाता है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ऐसे सवाल आता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये होता है बेटा ब्लू कलर का। सवाल आता है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल डाली जाती है तो उसका ब्लू कलर जो है वो कहाँ चला जाता है, वो कलरलेस क्यों हो जाता है। ब्लू कलर कलरलेस क्यों हो जाता है कॉपर सल्फेट का जब उसके अंदर जिंक डाला जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है या आसमानी कलर जैसे हम बोलें, वो कलर होता है मेनली कॉपर +2 आयन की वजह से। ब्लू कलर का रीजन क्या है, Cu+2, यानी Cu+2 आयन उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है जो ब्लू कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं जिंक की, तो जिंक करता क्या है कि उस सॉल्यूशन में से कॉपर को तो निकाल देता है, कॉपर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जब ये कॉपर को रिप्लेस करेगा या Cu+2 को रिप्लेस कर देगा तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास Cu+2 आयन रहेगा ही नहीं। अब ये Cu सॉलिड या Cu0 की फॉर्म में आ गया और Cu0 जो है ये किसी तरह का कलर शो नहीं करता है और Zn भी कोई कलर शो नहीं करता। तो ZnSO4 का सॉल्यूशन बन जाता है इसके अंदर और ZnSO4 का सॉल्यूशन बनने के कारण ये जो ब्लू कलर है ये किस में चेंज हो जाता है, कलरलेस में चेंज हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन क्या है कॉपर सल्फेट की, इसे नीला तोता ही बोलते हैं। इसका कलर होता है कैसा, ब्लू। ब्लू कलर होने का रीजन है इसमें Cu+2 कॉपर +2 आयंस की प्रेजेंस। जब इसमें जिंक का टुकड़ा डालते हैं या जिंक के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह आकर जुड़ जाता है, बनता है जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट जो है ये किसी तरह का कलर शो नहीं करता और Cu+2 आयनों को रिप्लेस कर देता है, वो Cu+2 से Cu0 में चले जाते हैं और Cu0 किसी तरह का कलर शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और भी इसके कई सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिए, एक रिएक्शन हम कराते हैं जिंक की HCl के साथ, जिंक की HCl के साथ, जिंक की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, 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 HCl के
HCl प्लस Zn। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो ये जिंक क्या करता है, HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यहां से बनाता है ZnCl2 प्लस H2। तो क्या हुआ, एक तरह के जो एटम्स हैं उन्हें फिर से रिप्लेस कर दिया गया है रिएक्शन में किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा, और ये रिएक्शन अगेन किसका एग्जांपल हो जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाती है। तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल हमारी डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटा होता क्या है कि किसी एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट ना होके कम से कम दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, या हम कहेंगे कम से कम दो प्रकार के एटम्स को डिस्प्लेस किया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। इसको आप ऐसे समझेंगे, मान के चलिए मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है AB और एक कंपाउंड है मेरे पास CD। AB कंपाउंड में क्या है, दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक A टाइप का, दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक A और एक B। CD कंपाउंड में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक C टाइप का और एक D टाइप का। मैंने इनकी रिएक्शन कराई और रिएक्शन में क्या होगा कि B की जगह C आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हम कहें कि A B का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इस तरह यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा AD प्लस CB। तो हुआ क्या कि A के साथ B प्रेजेंट था जो हटके क्या लग गया है, D लग गया है, और C के साथ D प्रेजेंट था जो हटके क्या लग गया है, B लग गया है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, दो एटम्स डिस्प्लेस हो गए, B की जगह आ गया D और D की जगह आ गया B, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन के एग्जाम्पल की, कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हम जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या आप इसे कहें एसिड बेस रिएक्शन, किसी भी नाम से इसे बुलाएं, बात एक ही है। जब भी हम किसी एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो जो रिएक्शन है बेटा वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ले रहा हूं, मैं रिएक्शन करा रहा हूं HCl की NaOH के साथ। HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक ये हो गया एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस। इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाती है तो होता क्या है कि HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और NaOH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ये HOH से जाके जुड़ जाता है और NaCl से आके, तो कुछ इस तरह से NaCl प्लस HOH, जिसे आप H2O भी लिख सकते हैं, ये हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि Cl की जगह किसने ले ली, OH ने ले ली, और OH की जगह पे कौन आ गया, Cl आ गया। तो दो एलिमेंटों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। तो ये क्या है, हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट का नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसोसिएशन रिएक्शन, कि डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है और ये कितने तरह की होती है। देखिए बात करेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन की। डिसोसिएशन रिएक्शन जो है बेटा, नाम से ही क्लियर है, डिसोशिएट करना यानी टूटना, ठीक है। तो इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो डिसोसिएशन रिएक्शन है हमारी, ये जस्ट अपोजिट होती है किसका, एडिशन रिएक्शन का। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, दो कंपाउंड या दो एलिमेंट होते हैं A और B, जो आपस में जुड़कर AB मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक डिसोसिएशन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल लेंगे AB, जिस पर हम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लगाएंगे,
कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होंगे उनकी बात करेंगे, और उस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहां से हमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होते हुए, दो अलग अलग एलिमेंट्स का हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। यानी हम कहें कि डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक करता है और दो या दो से अधिक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए मैंने लिया HCl ले लेते हैं, और HCl के मैंने हीट किया या मैंने कोई फैक्टर लगाया, एक्सटर्नल फैक्टर। क्या होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। और ये HCl ब्रेक कर गया मान के चलिए H2 + Cl2 में, यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का यहाँ से क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिसोसिएशन। ठीक है, और डिसोसिएशन के थ्रू हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक करके दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो ये हमारा एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया किसका, डिसोसिएशन रिएक्शन का। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं और डिसोसिएशन रिएक्शन कितने तरह की होती है। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में बेटा एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में हम टेम्परेचर को ले सकते हैं, या कहें आप हीट, कि मैं किसी सिस्टम को हीट कर दूं या उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कई बार बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और बॉन्ड ब्रेक करने से स्पीशीज टूटकर दो नई स्मॉल स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देती है, यानी डिसोसिएशन मुझे देखने को मिल जाता है। पहला एक्सटर्नल फैक्टर। दूसरा मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, यानी यदि मैं किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराऊं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करती है, कई बार उस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और आयंस को सेपरेट कर देती है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देती है। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो एक होता है हमारा, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फोटोलिटिक क्लीवेज। यानी कोई केमिकल बॉन्ड है तो उस बॉन्ड पर हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट डाल रहे हैं या कुछ लाइट डाल रहे हैं। तो कुछ बॉन्ड्स बच्चों ऐसे होते हैं जो लाइट से मिलने वाली एनर्जी से ही ब्रेक कर जाते हैं। तो अगर बॉन्ड ब्रेक करता है लाइट की एनर्जी से, तो ऐसी रिएक्शन में जब वो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मोर देन वन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह का जो क्लीवेज है, जो किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, वापस समझिए, एक्सटर्नल फैक्टर तीन है हमारे। पहला है हीट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा है हमारा सनलाइट या जिसे हम कहें लाइट। तो जो हीट की प्रेजेंस में जब हम देंगे बॉन्ड ब्रेक करेगा, स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे डिसोसिएशन को हम कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन। जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। और जब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसे हम कहते हैं फोटोलिटिक क्लीवेज या फोटोलिटिक डिसोसिएशन। ठीक है, अब हम इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि थर्मल डिसोसिएशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हमारी लाइफ में हम देखते हैं, फोटोलिटिक क्लीवेज के कौन कौन से एग्जाम्पल देखते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज के कौन कौन से एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन इन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको डिसोसिएशन पढ़ाया है और इन तीन चीज़ों के बारे में बताया है, इनके बारे में आप नेट पे सर्च करें, अपनी बुक्स खंगालें, उनमें देखें, थोड़ा थोड़ा आइडिया लें कि ये क्या होता है। एक बार आप इसे अच्छे से खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जब मैं इसे समझाऊंगा तो आप ये बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।